उसके तासुरात देखकर नाज एक जानदार कहकहा लगाने लगा। शॉप में कई स्टूडेंट उनकी तरफ देखने लगे। मैं ये नहीं कह रहा था कि इसमें जहर है, लेकिन मैं ऐसे कुछ भी पीने से परहेज करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है जैसे कोई मुझे जहर दे देगा। इशाला बहरानो परेशान उसे देख रही थी। भला ये कैसी बात हुई? ये भी एक किस्म का फोबिया है, कंधे उचकाकर कहा गया। चलो मैं तुम्हें वापस छोड़ दूं, नाज खड़े होकर कहने लगा और इशाल भी उठ खड़ी हुई। हाँ, मेरी अभी काफ़ी क्लासेस बाकी हैं। वो दोनों यूनिवर्सिटी के बैरूनी दरवाजे के बाहर थे जब इशाल ने हुरैन को तेजी से बाहर आते देखा। इशाल ही से आवाज़ लगाने लगी, जिसे सुनकर वो इन दोनों की तरफ आ गई, लेकिन फिर नाज को देखते ही कुछ कदम पीछे रुक गई और ज़मीन को तकने लगी। तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? किसी स्टूडेंट ने उसकी बाजू पर गर्म चाय उंडेल दी थी और अब वो हॉस्टल जा रही थी। वो बुरी तरह से हकला रही थी और हुरैन तभी हकलाती थी जब वो कंफ्यूज या खौफजदा हो। शायद नाज की मौजूदगी से परेशान कर रही थी। इशाल की नज़र उसके बाजू पर पड़ी जिसे उसने दूसरे हाथ से थाम रखा था। अच्छा चलो छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नाज को खुदा हाफिज कहती वो हुरैन के साथ चल पड़ी। क्या हुआ है हुरैन? हुरैन से कोई जवाब ना पाकर उसने दोबारा उससे पूछा। हुरैन एकदम चौंकी। वो कौन था? वो तो नाज था, तुम्हें बताया था ना उसके बारे में। हुरैन फिर जमीन को तकती चलने लगी। आपको उसमें कुछ अलग नहीं लगा? अलग क्या मतलब? उसे देख के ऐसा लगता है जैसे वो अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। उस जैसे एक शख्स से मैं मिली थी। ये कहकर वो एकदम कांप उठी। क्या मतलब हुरैन, क्या छुपाने की कोशिश कर रहा हो? मैं नहीं जानती, पर आप उससे दूर रहें। उसकी बातों ने इशाल को परेशान कर दिया था। वो दोनों हॉस्टल पहुंच गई थीं, खामोशी से अपने कमरे की तरफ चली गईं। हुरैन दवाई पकड़कर बाथरूम की तरफ जा रही थी और इशाल ने उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन उसने दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद कर दिया। इशाल हुरैन का इंतज़ार कर रही थी। उसे हुरैन की फिक्र भी थी और वो उससे मज़ीद बात भी करना चाहती थी। हुरैन बाहर निकली तो इशाल इसे देखकर खुद को रोक ना पाई। हुरैन, शर्ट की बाजू ऊपर कर लो, तुम्हें जख्म को ढकना नहीं चाहिए। नहीं, मैं ठीक हूँ। वो उससे नजरें ना मिलाने की कोशिश कर रही थी। उसने जब से नाज को देखा था वो अजीब बर्ताव इख्तियार कर रही थी। मुझे सोना है, आप प्लीज जाते हुए लाइट ऑफ कर जाना, वो अपने बेड में घुसकर कहने लगी। अजीब बात है, इशाल सोचती हुई यूनिवर्सिटी चली गई। उसके बाद से हुरैन रोज ही सोते में रोती और चीखते हुए उठ जाती। इशाल ने उससे कई बार पूछा पर वो कुछ नहीं बताती। इन दोनों पर नींद पूरी ना होने की वजह से बुरा असर पड़ रहा था। उनके सेमेस्टर के पेपर्स भी करीब थे, वो ठीक से पढ़ नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ उसकी मामा ने वापसी की जिद लगा रखी थी और पुलिस उसके पापा के कातिल को ढूंढ नहीं पाई थी। इतनी परेशानियों से वो हर चीज पर झुंझला उठती थी। वो इस वक्त प्रोफेसर उमर की क्लास लेने के बाद अगली क्लास के लिए जा रही थी जब प्रोफेसर ने उसे अपने पास बुलाया। इशाल, क्या आप उस इंसान को जानती हैं जो आपसे उस दिन मिलने आया था? कौन? पहले तो इशाल को समझ ना आया कि प्रोफेसर उमर किसकी बात कर रहे हैं। फिर एकदम याद आया तो बोली, ओह जी, मैं उन्हें जानती हूँ। इन दिनों तकरीबन वो रोज ही उसके बारे में सोचती थी। वो क्या लगते हैं आपके? आखिरकार वो ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं? जब इशाल को समझ ना आया कि क्या जवाब दे तो ये दिया कि वो इसके बाबा के दोस्त थे। ओह, उसका जवाब सुनकर वो एकदम सीधे होकर बैठ गए और इशाल को जाने का कहने लगे। आखिर सबको क्या हो रहा है? पिछले एक हफ्ते से उसकी मामा का फ़ोन नंबर बंद आ रहा था। वो काफ़ी परेशान थी और पेपर ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही थी ताकि वो घर जाकर पता कर सके। एक जगह मुसलसल ना रहने की वजह से उनका कोई ऐसा जानने वाला भी नहीं था जिसे वो कॉल कर सके। वो पेपर देकर वापस हॉस्टल में जा रही थी जब रिसेप्शन पर मौजूद लड़की ने उसे देखकर बुलाया। तुम्हारे लिए कुछ आया है? मेरे लिए? हाँ, उसने मुस्कुराते हुए साइड पर रखे खूबसूरत बुके को इशाल की तरफ बढ़ाया। इशाल सुर्ख गुलाबों के इस बुके को देखकर बहुत हैरान हुई, लेकिन फिर वो लेकर रूम में चली गई। हुरैन का पेपर सेकंड शिफ्ट में था, इसलिए वो कमरे में अकेली थी। पहले फूलों की खुशबू को अपने अंदर उतारा और फिर देखने लगी कि शायद भेजने वाले का नाम पता हो। बुके के साथ एक खूबसूरत कार्ड लगा था। मैं नहीं जानता कि तुम्हें कौन से फूल पसंद हैं, लेकिन इनको देखकर मुझे तुम्हारी याद आई, इसलिए तुम्हें भेज दिए। मैं आज शाम उसी कॉफ़ी शॉप में तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। इशाल उसकी इस बेबाकी पर हैरत और मुसरत के मिले जुले एहसास महसूस कर रही थी, लेकिन फिर उसकी हैरानगी पताहियाब हुई।
अगर ये फूल नाज ने भेजे हैं तो इसे मुझसे क्या जरूरी बात करनी है। यही सोचती वो बेड पर लेट गई। शाम होने में अभी काफी वक्त था, इसलिए उसने सुस्ताने का फैसला किया। कमरे में पैदा होती आवाज से वो बेदार हुई। हुरैन वापस आ चुकी थी और वो फूलों को गुलदान में सजा रही थी। कितने खूबसूरत है ना। इशाल की बात पर उसने मुस्कुराकर सर हिला दिया। टाइम देखा तो शाम हो चुकी थी, इसलिए उठकर तैयार होने लगी। आप कहीं जा रही हैं क्या? हुरैन ने कभी इशाल को इतनी लगन से तैयार होते नहीं देखा था, इसलिए वो पूछे बिना ना रह सकी। हाँ, लेकिन मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, तुम परेशान मत होना। इशाल को पता था कि हुरैन नाज को कोई खास पसंद नहीं करती, इसलिए बिना बताए कॉफी शॉप के लिए चल पड़ी। उसे नाज शॉप में दाखिल होते ही दिख गया, इसलिए उसी की तरफ बढ़ने लगी। सलाम लेकर उसके सामने वाली नशिस्त पर बैठ गई। आप मुझसे कुछ बात करना चाहते थे? उसकी बात सुनकर वो मुस्कुरा दिया। सीधा ही मतलब की बात करती हो। वैसे कैसे पेपर्स हो रहे हैं तुम्हारे? इशाल उसे अपने पेपर्स के बारे में बताने लगी और फिर इसका हाल अहवाल पूछने लगी। मैं भी ठीक हूँ। फूल कैसे लगे तुम्हें? बहुत खूबसूरत थे। आपका शुक्रिया, लेकिन ऐसा करने की क्या जरूरत थी? इसे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं थी और अब तो इसका तजस्सुस मजीद बढ़ चुका था। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे वालिद का इंतकाल हो चुका है। अगर मैं तुम्हारी फैमिली के किसी फर्द को जानता तो ये बात डायरेक्ट उनसे करता, लेकिन अब मजबूरन तुमसे कर रहा हूँ। उसकी बात ने इशाल के कान खड़े कर दिए। जी कहें, मैं सुन रही हूँ। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ इशाल रजा, और पसंद भी, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इशाल को लगा जैसे उसकी जुबान और जिस्म ने उसका साथ छोड़ दिया हो। उसने बहुत कुछ सोचा था, पर यह तो उसके दिमाग में दूर दूर तक नहीं था। अपने हवास पर काबू पाकर गुफ्तगू आगे बढ़ाने लगी। लेकिन हम तो एक दूसरे को बहुत कम जानते हैं। हमारे मुआशरे में ज्यादातर शादियां बिना जाने ही होती हैं, और हम इतना तो जानते ही हैं कि मैं ये फैसला कर पाऊँ। हाँ, शायद वो अपने जमाने की बात कर रहा था। क्या मुझसे शादी का ख्याल इतना बुरा है? उसके उड़े हुए रंग को देखकर वो पूछने लगा। पसंद तो वो भी उसे करने लगी थी, लेकिन उसने अभी शादी का कुछ नहीं सोचा था। मैं हैरान हूँ। तो इसका मतलब तुम्हें मुझसे कोई मसला नहीं? वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे कैसे समझाए अपनी बात। देखे नाज, हो सकता है ये बस वक्ती दिलचस्पी हो और आप इसे पसंद का नाम दे बैठें। इशाल, मैं उम्र के इस हिस्से में हूँ जिसमें अपने एहसासात बखूबी समझ सकता हूँ। मैं कोई कॉलेज बॉय नहीं हूँ जो कि वक्ती दिलचस्पी ना समझ सकूं। उसकी बात सुनकर इशाल अपना होंठ चुबाने लगी। मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डाल रहा। असल में मैं इस बारे में तुम्हारी वालदा से बात करना चाहूँगा। आखिर हतमी फैसला तो उन्हीं का होगा। मामा का? हाँ, अगर तुम मुझे उनका नंबर दे दो तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। ये कैसा इश्क प्रपोजल था? ना फूल, ना कोई म्यूजिक बजा, ना हवाएं चली। मैं तो आपकी एज भी नहीं जानती। इशाल ने उसकी एज पर एतराज किया। नाज उसकी बात पर मुस्कुरा उठा। मुझे नहीं पता था कि तुम एज कॉन्शियस हो। नहीं, मैं बस क्यूरियस हूँ। केयरफुल, इट किल्ड द कैट। इशाल उसकी बात पर हंसे बगैर ना रह पाई। फिर तो अच्छा है कि मुझे कैट्स नहीं डॉग्स पसंद हैं। क्या वाकई? हाँ, मेरे और मामा के पास एक डॉग भी है। अब तो मैं यहाँ हूँ तो मामा ही उसका ख्याल रखती हैं। उसका नाम मिलकर हमने स्कूबी रखा था। वो इससे खुशी खुशी सब बता रही थी जब नाज ने उससे दोबारा फोन नंबर मांगा। असल में उनका नंबर बंद है, वो मुझसे नाराज हैं। उसकी बात पर नाज संजीदा दिखने लगा। क्या तुम्हें यकीन है कि ऐसा ही है? कहीं वो किसी मुश्किल में ना हो? नाज ने उसके ख्यालात को हवा दी। वो जानबूझकर ये सब ख्यालात दूर रखने की कोशिश कर रही थी। मैं कल पेपर्स होने के बाद जाऊंगी मिलने। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें हॉस्टल से खुद उनके पास ले जाऊंगा। नाज ने सोचकर कहा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। नाज इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही बोल उठा। बिल्कुल है, अगर तुम्हें मदद की जरूरत पड़ी तो क्या करोगी? और इसी बहाने मैं उनसे बात भी कर लूंगा। इशाल के सामने उसके खून में लथपथ बाप की तस्वीर घूम गई, इसलिए नाज की बात पर सर हिला दिया। इसके बाद वो वहाँ रुकी नहीं बल्कि तैयारी का कहकर चल पड़ी। आज की रात उसके लिए मुश्किल होने वाली थी। अगले दिन वो पेपर देकर हुरैन के ब्लॉक की तरफ बढ़ने लगी। वो सोच रही थी कि उसे साथ लेकर वापस चली जाएगी। उसकी नज़र ब्लॉक में निकलती हुरैन पर पड़ी, जिसे दो लड़कों और एक लड़की ने घेरे में ले लिया था। शायद वो उसे तंग कर रहे थे। इशाल को ये देखकर गुस्सा आया और उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी। वो तीनों उसके बहुत करीब थे। हुरैन को लग रहा था कि अभी कोई ना कोई उसे पकड़ लेगा। वो अपनी सांसें रोककर खड़ी थी। मालूम नहीं आज वो क्या करने वाले हैं।
क्या कर रहे हो तुम तीनों उसके साथ? दूर हटो उससे। करीब से आती इशाल की आवाज सुनकर वो तीनों उसकी तरफ मतवज्जो हुए। तुम्हें इससे क्या, हम जो भी करें, उनमें से एक लड़के ने जवाब दिया। हुरैन अब इल्तिजाई निगाह से इशाल को देख रही थी। मैंने कहा ना, हटो यहाँ से, जाने दो उसे। अब की बार उसने कदरे गुस्से से कहा। नहीं, तुम जाओ यहाँ से, ग्रुप की लड़की ने कहा, जिसके जवाब में इशाल ने इस लड़की को धक्का देकर एक तरफ किया और हुरैन मौका मिलते ही इशाल के पास भाग गई। वो लड़की धक्के से जमीन पर गिर गई थी। तुम लोग कोई केजी के बच्चे हो जो ऐसी हरकतें करते हो? इशाल ने उन्हें शर्म दिलानी चाहिए और फिर हुरैन को इशारा करके साथ चलने को कहा। वो दोनों अभी पलटी ही थी जब उस लड़की ने उठकर इशाल पर हमला करना चाहा और इशाल इस लड़की समेत नीचे गिर गई। उसने इशाल के बाल पकड़कर उन्हें खींचना शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स का हजूम बढ़ने लगा जो उनकी लड़ाई से महफूज होने लगे। इशाल ने जोर लगाकर इसे खुद से हटाया और खुद उठ खड़ी हुई। इशाल के कंधों तक कटे बाल ऐसे लग रहे थे जैसे करंट से खड़े हो गए हों। हुरैन पास ही खड़ी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और ही दुनिया में हो। अगर कोई उसे गौर से देखता तो उसके कांपते वजूद को देख लेता, लेकिन वहाँ सब इशाल और इस लड़की को देख रहे थे। लेकिन रब्बात की नजरों ने उसकी हालत को देख लिया था। वो इर्द गिर्द के माहौल से वाकिफ रहने का आदी था। उस लड़की ने फिर से हमला करना चाहा तो इशाल उसका चेहरा नोचने लगी। उस लड़की ने भी उसके चेहरे पर नाखूनों के निशान छोड़ दिए। इशाल भी उसके बाल खींचने लगी। इतने हजूम की वजह से वहाँ के प्रोफेसर उनकी तरफ आए और उन दोनों को अलग किया। सबके सामने अच्छी तरह इन दोनों की इज्जत अफजाई हुई और फिर इन दोनों को वार्निंग देकर जाने दिया। इशाल हाथों की मदद से अपने बाल जितने सुधार सकती थी सुधारे। प्रोफेसर और काफी सारे स्टूडेंट वापस चले गए थे। इशाल भी हुरैन की तरफ गई। चलो चलें। पास खड़ा एक लड़का उन्हें हकीर नजरों से देख रहा था। हुरैन जब वहां से नहीं हिली तो उसने दोबारा हिलाना चाहा। तुम्हें इसकी मदद नहीं करनी चाहिए, वो लड़का इशाल से कह रहा था। मैं तुम लोगों की तरह बेहिस नहीं, इशाल ने उसे गुस्से से जवाब दिया। ये जब तक अपनी लड़ाई खुद लड़ना नहीं सीखेगी ऐसे ही सबका शिकार बनेगी। रब्बात ने अपने हास अंदाज में जवाब दिया और वहां से चला गया। इशाल जब हुरैन को लेकर वापस हॉस्टल आई तो वो उससे बात करना चाहती थी कि आखिरकार उसे मसला क्या है। वो लड़का ठीक कह रहा था, हुरैन को अपना दिफा खुद करना चाहिए, लेकिन नाज आने वाला था इसलिए उसने ये इरादा फिलवक्त मुलतवी कर दिया और चेहरे पर नाखून से बने आधे चांद के निशान को देखने लगी। उसके हाथ इन निशानों से भर चुके थे और उनमें जलन हो रही थी। हुरैन बेड पर बैठी उसे नजरें चुरा कर देख रही थी। वो मरहम लगा रही थी जब उसे नाज की कॉल आई कि वो हॉस्टल के बाहर उसका इंतजार कर रहा है। वो नाज के साथ नहीं जाना चाहती थी। उसे यकीन था कि मामा उसे देखकर परेशान होंगी, लेकिन नाज की बात भी दुरुस्त थी। उसे उसकी जरूरत पड़ सकती थी, इसलिए हुरैन से 2 दिन बाद वापसी का कहकर चली गई। हॉस्टल इंतजामिया से वो पहले ही बात कर चुकी थी। इन दोनों के दरमियान मुकम्मल खामोशी थी। वो दोनों ही अपनी सोचों में मगन थे। इशाल सिर्फ तब बोलती जब उसे रास्ता बताना होता। आखिर वो दोनों घर तक पहुंच गए। नाज ने गाड़ी एक साइड पर लगाई। इतने दिनों बाद इशाल अपनी माँ से मिलने वाली थी, इसलिए वो बेहद खुश थी। जब उसने दरवाजा नॉक करने के लिए हाथ उठाया तो वो पहले ही खुल गया। उसे एकदम याद आया कि उसके बाबा का दरवाजा भी ऐसे ही खुला मिला था। खुद बहुत उसकी आंखों में नमी आ गई। नाज उसके साथ खड़ा अंदर दाखिल होने का इंतजार कर रहा था। खुद के जज्बात पर काबू पाकर उसने धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजे पर लगे मुख्तलिफ किस्म के लाक सलामत थे, मतलब कोई जबरदस्ती अंदर नहीं गया था। इशाल अपनी मामा को पुकारने लगी, लेकिन कोई जवाब न मिला। इशाल और नाज एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते गए, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। वो जगह खाली थी, जैसे काफी अरसे से वहाँ कोई ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है? मामा कहाँ जा सकती हैं? उनका सामान, मेरा सामान, स्कूबी, सब कहाँ हैं? वो परेशानी से बाल नोचने लगी और एक कमरे से दूसरे कमरे में पागलों की तरह चक्कर लगाने लगी। रुक जाओ इशाल, सब ठीक है। हो सकता है कि तुम्हारे पापा के साथ जो हुआ उसके बाद उन्होंने रहाइश तब्दील कर ली हो। हाँ, ऐसा ही होगा, मामा ऐसा कर सकती हैं। वो खुद को तसल्ली देने लगी। लेकिन मुझे क्यों नहीं बताया उन्होंने? शायद कोई मसला हुआ हो। अगर तुम चाहो तो हम पुलिस के पास चलते हैं। नहीं, मैं कुछ दिन इंतजार करूंगी उनकी कॉल का, उसके बाद। ठीक है, तो फिर मेरे ख्याल से हमें वापस चलना चाहिए। नाज ये कहकर बाहर चला गया और वो आंखों में आंसू समोए खाली कमरा तकने लगी।
शाम को लगा था आज वो औरत उसके हाथ आ जाएगी, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो वो खाली जगह थी। वो रजा को तो कैफरे किरदार तक पहुंचा चुका था, लेकिन उसकी बीवी उसके हाथ नहीं लग रही थी। उसे जब भी लगता वो उसके करीब है, वो वहां से भाग जाती। अब वो आधी रात के वक्त एक बिल्डिंग के बाहर खड़ा था। उसे यहाँ एक गद्दार का काम खत्म करना था। न जाने क्यों लोग ये समझते थे कि मुराद से धोखा करके बच जाएंगे। उसने भी यही गलती की थी और मुराद को हथियारों के मुकम्मल पैसे नहीं दिए थे। वो बिना कोई सुराग छोड़े अपना काम करने में माहिर था। उसकी एक वजह ये थी कि वो उसमें फुर्ती से काम लेता था। आप जितनी देर जाए वकूफ पर रुकोगे, चीजों को छूने की गलती करोगे और कोई आपको वहां देख सकता है। बिल्डिंग के पिछले रास्ते के करीब खड़े उसने पहले हाथों पर लेदर के दस्ताने चढ़ाए, फिर अपनी गन पर साइलेंसर लगाया ताकि गोली चलने की आवाज ना हो, और फिर दरवाजे के ताले पर शूट किया। गोली लगने से दरवाजा फौरन खुल गया और वो आसानी से बिल्डिंग में दाखिल हो गया। शाह के खबरी ने उसे बताया था कि उसका शिकार यहीं मौजूद है, इसलिए वो सीढ़ियां चलता तीसरे फ्लोर पे उसके ऑफिस की तरफ बढ़ने लगा। वो शख्स अपनी मौत से अनजान मुल्क से बाहर जाने की तैयारी में था। उसने यहाँ अपना सब कुछ बेच दिया था। उसी सिलसिले में वो कुछ कागजात समेट रहा था जब उसे ऑफिस का दरवाजा खुलने की आवाज आई। जब वो शाह की तरफ पलटा तो अपनी मौत सामने देखकर बौखला उठा। शाह शाह। उससे पहले वो कुछ और कह पाता, शाह ने उसका निशाना लेकर ट्रिगर दबा दिया। गोली सीधी उसके सर में लगी, जिससे उसके दिमाग का कुछ हिस्सा अलग होकर इधर उधर उड़ गया। शाह जैसे खामोशी से आया था वैसे ही अंधेरे में गायब हो गया। पुलिस एक लंबे अरसे से उसे पकड़ना चाहती थी, लेकिन उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे नहीं कर सकी थी। इशाल वापस आ गई थी। इस वाक़ये को भी 2 दिन हो चुके थे और अब वो पुलिस के पास जाने लगी थी। हुरैन, जो कि अपना आखिरी पेपर देकर वापस आई थी, उसे पुकारने लगी। आपके लिए लेटर आया है, रिसेप्शन पर बुलाया है आपको। इस जमाने में लेटर कौन भेजता है? हुरैन इसके जवाब में कंधे उचका कर रह गई। इशाल जब रिसेप्शन पर गई तो उसके लिए वाकई एक लेटर आया था। एड्रेस लाहौर के किसी पोस्ट ऑफिस का था। जब उसने लेटर खोला तो उसकी मामा की लिखाई वो फौरन पहचान गई। इशाल बेटा, मुझे माफ करना, मैं इतने अरसे से तुमसे बात नहीं कर पाई, लेकिन मेरी मजबूरी थी। मैं इस वक्त लाहौर में हूँ और जैसे ही इस लेटर को पढ़ो इस एड्रेस पर आ जाना। नीचे एक एड्रेस लिखा था। इशाल की खुशी की इंतहा नहीं थी। आखिर उसकी माँ महफूज थी और लाहौर में थी। उसने फौरन नाज को खुशखबरी सुनाने के लिए कॉल की। वो उसके लिए काफी परेशान था। नाज, जो उस वक्त अपने दोस्त के साथ था, इशाल की कॉल देखकर काफी हैरान हुआ। हेलो इशाल, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, मामा का पता चल गया है, वो लाहौर ही में है, मैं वहीं जा रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी खबर है। नाज उसके लिए खुश था। हाँ मैं बाद में बात करूंगी। नहीं तुम रुको, मैं आ रहा हूँ, तुम अकेली कहाँ लाहौर में घूमती फिरोगी? इशाल उसे मना करती उससे पहले उसने फोन बंद कर दिया। इशाल किसी बच्चे की तरह पुरजोश लग रही थी। उसे इतना खुश देखकर वो मुस्कुराए बिना ना रह सका। वो मतलूबा एड्रेस के करीब थे। यहाँ भी आबादी थोड़े फासले पर थी। नाज ने गाड़ी घर से थोड़े फासले पर खड़ी की। इशाल गाड़ी रुकते ही उसमें से निकलकर सामने घर की तरफ भागी। वो दरवाजे के करीब ही थी जब दरवाजा खोलकर उसकी माँ बाहर निकली। अपनी बेटी को सेहतमंद देखकर उसके चेहरे पर आई खुशी दीदनी थी, लेकिन फिर एकदम उसकी तरफ बढ़ते कदम रुक गए और चेहरे पर खौफ छा गया। नाज शाह, उसकी जुबान लड़खड़ाई। इशाल ने हैरत से अपनी माँ और नाज को देखा। क्या वो एक दूसरे को जानते हैं? मामा ये। अभी वो कुछ और कहती उससे पहले नाज ने अपनी पॉकेट से गन निकालकर इशाल की कनपटी पर रख दी। आखिर इतने सालों बाद तू मुझे मिल ही गई। वो तंजिया मुस्कुरा रहा था। इशाल वहीं अपनी जगह पर साकिन हो गई। आखिर ये क्या हो रहा है? इशाल ने उसका ये रूप तो कभी नहीं देखा था। उसके चेहरे पर नफरत के आसार वाजिया थे। ये क्या है? क्या है ये सब? इशाल ने इन दोनों से ही सवाल किया। मेरी बेटी को छोड़ दो नाज शाह, वो कुछ नहीं जानती। इशाल भीगी आंखों से अपनी माँ को तकने लगी और उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगी जब नाज शाह ने उसे बाजू में जकड़ लिया। तुम दोनों में से कोई भी नहीं हिलेगा। अब की बार उसने इशाल की कनपटी से गन हटाकर उसकी माँ को निशाने पर रख लिया। और तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलेगी। इन दोनों माँ बेटी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इशाल की आंखों में वो आंसू नाज शाह के दिए हुए धोखे से उतरे थे। उसे दुख था कि उसकी वजह से उसकी मामा की शायद जान चली जाए।
इशाल के पास सिर्फ उसी का आसरा था। घबराओ नहीं, तुम्हारी बेटी को भी बहुत जल्द तुम्हारे पास भेज दूंगा। इशाल उससे गन छीनने लगी थी कि जब दूसरी तरफ से उसके पालतू कुत्ते स्कूबी ने एकदम कहीं से आकर नाज शाह पर हमला कर दिया और उसके हाथ से गन छूटकर गिर गई। इशाल इशाल जल्दी करो, यहाँ से भाग जाओ। उसकी माँ उसे अपने पीछे आने का इशारा करके घर के पिछली जानिब भागने लगी। इशाल लड़खड़ाती हुई उसके पीछे भागने लगी। स्कूबी एक छोटा सा कुत्ता था। नाज शाह ने उस पर बासानी काबू पा लिया और गन उठा के उसे गोली मार दी। बंदूक चलने की आवाज से इशाल के उठते कदम रुक गए। उसने पलटकर देखा तो स्कूबी जमीन पर गिरा हुआ था और कराह रहा था। एक जानवर के चीखने की आवाज कितनी दर्दनाक होती है, उसे आज पता लगा था। नहीं स्कूबी, उसकी माँ ने अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी थी और उसे जल्दी से उसमें बैठने के लिए चिल्ला रही थी। स्कूबी को देखने के लिए उसके कुछ सेकंड तक रुके कदम इशाल को बहुत महंगे पड़े। नाज शाह बर्क रफ्तारी से उसकी तरफ आ रहा था। आज किसी भी हालत में वो इन दोनों को यहाँ से जाने नहीं दे सकता था। इशाल ने उसे अपनी जानिब आते देखा तो वो दोबारा गाड़ी की तरफ भागने लगी, लेकिन वो उसके करीब पहुंच चुका था। उसने पीछे से ही इशाल पर हमला किया और उसे लेकर जमीन पर गिर गया। अपने वजन से उसने इशाल को उठने ना दिया और फिर उसकी गाड़ी में बैठी माँ का निशाना लेने लगा। इशाल ने अपनी कमर से धक्का देकर इसे खुद से हटाना चाहा, जिससे उसका निशाना चूक गया और गोली गाड़ी के साइड व्यू मिरर पर जा लगी। मामा अब जाएं, प्लीज चली जाएं यहाँ से। इशाल चीख चीख कर उसे वहां से जाने के लिए कह रही थी। नाज शाह अब एक हाथ से उसे मिट्टी में दबाने की कोशिश कर रहा था और दूसरे हाथ से दोबारा निशाना साध रहा था। चारों नाचार उसकी माँ गाड़ी मुखालिफ सिमत में भगा कर ले गई। उसे यकीन था कि उसके शोहर को भी नाज शाह ने कत्ल किया था, लेकिन फिलवक्त वो इशाल के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। नाज शाह ने उसकी गाड़ी पर कई बार गोली चलाई, पर वो वहां से चली गई थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था उसने उसे जाने दिया। आखिर वो कैसे उसके हाथों से निकल गई। उसने गुस्से से उसकी पकड़ में मचलती इशाल को देखा और उसके सर पर बंदूक मारकर उसे बेहोश कर दिया। आबादी कुछ फासले पर थी, लेकिन किसी ने गोलियों की आवाज सुनी होगी, इसलिए वो अब जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहता था। उसने इशाल को कंधे पर उठाया और फिर गाड़ी की सीट पर पटक दिया। वो इशाल के सामने उसकी माँ पर गोली चलाने से हिचकिचाया था और अब उसे उसकी कीमत अदा करनी थी। उसे यकीन था कि वो अपनी बेटी के लिए वापस आएगी, लेकिन इसे छुपकर वार करने की आदत थी। गाड़ी के टायर को गुस्से से किक लगाकर वो गाड़ी में बैठ गया और उस जगह से निकल गया।